everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin the topic. आज का हमारा टॉपिक है इमेजिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने एपिसोडिक एनकोडिंग एंड रिट्राइवल को पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि कुछ इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू जैसे पीईटी और एमआरआई के थ्रू ये मेमोरी की परफॉर्मेंस देखी गई कि वो किस तरीके से हमारा ब्रेन मेमोरी को एपिसोडिक मेमोरी को कैसे एनकोड करता है, तो उसमें क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है, जिसमें ये देखा गया है कि हिप्पोकैम्पस के राइट हेमिस्फीयर उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। अब हम ये 3 स्टडी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है और इस पर की गई स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है। सिमेंटिक मेमोरी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को के पोर्शन को में है जो हमारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को प्रोसेस करती है। जैसे कि अगर हम कोई वर्ड बुक में देखते हैं और वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, कोडेड होकर हमारे माइंड में स्टोर होते हैं इनटू अ साउंड और अ मीनिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सिमेंटिक मेमोरी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो एग्जाम्पल है या ये जो पिक्चर है इसके थ्रू आपके माइंड में इमेज बनेगी और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। तो सिमेंटिक एनकोडिंग एंड रिट्राइवल, सिमेंटिक नॉलेज के एनकोडिंग और रिट्राइवल की भी स्टडी की गई, जिसमें फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग को यूज़ किया गया और इम्पॉर्टेंट न्यू फाइंडिंग्स को अनकवर किया गया। पर्टिकुलरली डोमेन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एविडेंस मिले, जिसमें से बहुत ही फंटेस्टिक प्रूव किए गए, जिसमें एपिसोडिक रिट्राइवल के डिफरेंट फॉर्म, जिसमें एपिसोडिक रिट्राइवल में राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिवेट था और सिमेटिक रिट्राइवल लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिवेट था, जो कि हमने एपिसोडिक रिट्राइवल के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो फिर इस रीजन को जो ब्रॉडमैन ने एरियाज डिवाइड किए थे, ब्रॉडमैन एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन के पार्ट्स को नंबरिंग दे दी थी। उस नंबर में ये जो रीजन एक्टिवेट थे उसमें ब्रॉडमैन के 44 एरिया जो था वो एक्सटेंड होकर 46 एरिया में हो गया और वेंट्रल लिटरल रीजन जो था वो 44 और 45 एरिया था। कि वेंट्रल लिटरल एरियाज रीजन क्या होते हैं, ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी कोऑर्डिनेट और प्लानिंग ऑफ मूवमेंट में हेल्प करते हैं जब हम किसी लर्निंग मूवमेंट में होते हैं। तो इसके थ्रू ये पता चला कि जब हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर एक्टिवेट रहता है तो उसमें कुछ मेमोरीज तो रहती हैं, उसको हम बाद में ऑब्जेक्ट या वर्ड के थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बचपन की बहुत सारी यादें होंगी जो हमारे माइंड में स्टोर होंगी, बट अगर जो छिप गई हैं एक तरह से हमें याद नहीं रहती हैं, बट जैसे अगर हम उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हम बचपन में खेलते थे, वैसा कुछ गेम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रिकॉल होती हैं, रिट्राइव होती हैं। तो अब आते हैं परसेप्चुअल प्राइमिंग। परसेप्चुअल प्राइमिंग क्या होती है? परसेप्चुअल प्राइमिंग की एक सिमिलर फॉर्म्स में होती है। एक वर्ड जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गोट और बोट, दो बस इसमें एक जी और बी का डिफरेंस है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल जो इसमें सिमिलैरिटी है या इसमें जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही तेज़ी से होता है और इसको जी और बी को परसेप्चुअलाइज करके समझते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी वो होती है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को रिमेंबर करने में, याद करने में चीज़ों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि किसी गाने को हमने पहले सुना हुआ है और हमारा फेवरेट सॉन्ग है, जब उसको हम बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम सुनते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में आ जाता है और हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। जैसे कीबोर्ड पे टाइपिंग आपको आती है तो वो ऑलरेडी आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, अगर कंप्यूटर पे आपको काम करना है तो ऑलरेडी आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रशिंग योर टीथ, ये भी एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड में है जिसको हम भूलते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में आती है। एक्सप्लिट मेमोरी क्या होती है? एक्सप्लिट मेमोरी होती है जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को पहले की हुई है और उसको जब बाद में हम करते हैं तो उसको रिकॉल करनी पड़ती है। जैसे कि पहले आपने कोई कार्ड गेम खेला हुआ है और उसके रूल को आपने तब
जाना था, और जब आप उस गेम को दोबारा खेलते हैं तो उसके जो रूल्स हैं उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप उस गेम को खेल पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंटेंशनली जो रिकलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है और कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं। मीन्स कि हमारी एक्सप्लिट मेमोरी कहलाती है। तो अब जानते हैं हमारे परसेप्चुअल प्राइमिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो इसमें कुछ रिसर्चर थे जिन्होंने 1996 में रिसर्च किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने न्यूरल बेसिस जो परसेप्चुअल प्राइमिंग थी उन पे स्टडी किया थ्रू PET। तो उसमें ये स्कैन किया गया, जब जब सब्जेक्ट को टास्क दिया गया था, जब वो परफॉर्म कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्हें उनकी स्कैनिंग की गई। तो उसमें ये पाया गया कि वो जो सब्जेक्ट था उसकी प्राइमिंग इम्प्लिसिट के अकॉर्डिंग ही वो अपने बिहेव को कर रहा था, जिसमें उसके जो हिप्पोकैम्पस था वो ना ही डीएक्टिवेट हो रहा था ना ही एक्टिवेट हो रहा था, बट उसके जो ब्लड फ्लो थे ऑसिपिटल कॉर्टेक्स एरिया में, दोनों साइड के ऑसिपिटल जो हमारा ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो हमारे सेरेबेलम के अपर साइड में होता है, तो उस एरिया को 19 नंबर दिया गया था। उसमें जो ब्लड फ्लो था वो बहुत ही डिक्रीज हो रहा था। तो हिप्पोकैम्पस इस सिचुएशन में एक्टिवेट नहीं होता है और उसमें हमारी इम्प्लिसिट परसेप्चुअल प्राइमिंग मिलती है। अब पढ़ते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी अभी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारे डिफरेंट एक्शन और स्किल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे हम अपने शूलेस को बांधना और कुकिंग करना और बाइक या साइकिल को चलाना, ये सब हमारा प्रोसीजरल मेमोरी के अंडर में आता है। तो इस प्रोसीजरल मेमोरी का एनकोडिंग और रिट्राइवल का क्या स्टडी की गई उसके बारे में जानते हैं। तो सीरियल मेमोरी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग रिट्राइवल को जानते हैं कि ये मेमोरी कैसे एनकोड होती है और कैसे रिट्राइवल होती है। तो इससे पहले हमने जाना था कि जब जिस एमनीजिया पेशेंट को इम्प्लिसिट मेमोरी जो मोटर सीक्वेंस होते हैं उसमें नॉलेज ऑलरेडी रहती है, उसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक्सप्लिसिट मेमोरी में उसको स्टिमुलस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को रिकॉल करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, इसके लिए बहुत सारी स्टडी की गई थी। तो इसके लिए एक नॉर्मल, जिसको एमनीजिया प्रॉब्लम नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान को लिया गया, उसे एक इम्प्लिसिट सीक्वेंस के थ्रू उसे डुअल टास्क करने के लिए दिया गया, और उस टास्क में ये देखा गया कि दिया गया कि गाना सुनने के साथ साथ उस पेशेंट को, सब्जेक्ट को डांस भी करना था। जब वो उस पैटर्न को कर रहा था तो उस टाइम उस करने के दौरान उसके PT को स्कैन किया गया, तो उसमें देखा गया बहुत सारे पार्ट जो थे एक्टिव हो रहे थे। कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, कुछ पार्ट नहीं एक्टिव थे, जैसे कि मोटर एरिया ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत कम एक्टिवेट था, और जो डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिवेटेड ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स था वो ज़्यादा एक्टिवेट था, और जिसमें और भी एरिया थे, जैसे डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ये है, और पार्शियल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और भी बहुत सारे पार्ट एक्टिव थे, जैसे प्यूटमैन, बेसिल गैंग्लिया और ऑसिपिटल लोब, जो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे 4 पार्टों में से। ये सारे पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो इससे ये कंक्लूज़न निकला कि हमारा जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इस स्टडी से ये पता चला ये दोनों मेमोरी है। जब इंसान जब रिट्राइवल करता है इंफॉर्मेशन को, तो वो एक जगह ही एक्टिवेट नहीं होती है, वो बहुत सारे ब्रेन की सिस्टम में अलग अलग जगह पर सेपरेट इंफॉर्मेशन को एक्टिव करता है। इसको देखते हुए जो स्कैनिंग की गई थी हेग्सबी और उनके कलीग के थ्रू, जिन्होंने एनिमल और ह्यूमन लीजन्स के डाटा के अकॉर्डिंग इस कैलकुलेशन को किया था, उससे ये कंक्लूज़न निकला कि जब हिप्पोकैम्पस नई इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, एनकोड करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन जब रिट्राइव रिसेंट इंफॉर्मेशन को करता है तो एक्सप्लिट जो रिकलेक्शन होती है तो उसमें इन्वॉल्व होती है। मोर इंटरेस्टेड बात यहाँ पर ये हुई कि हमारे विजुअल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो प्रीवियस सीन वर्ड्स इज कोरिलेटेड ऑफ परसेप्चुअल प्राइमिंग, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं।
तो इन समरी ये जाना जा सकता है कि जो हमारी न्यूरो इमेजिंग स्टडी है वो इस पैटर्न को डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि न्यूरोनॉल एक्टिवेट होते हैं हमारे माइंड में कॉग्निटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो जिन पर ह्यूमन को ये प्रॉब्लम होती है और एनिमल मॉडल्स के अकॉर्डिंग। न्यूरो इमेजिंग जो होती है वो ऑल ये भी प्रोवाइड कराती है कि हमें न्यू फाइंडिंग्स जो है वो कॉग्निटिव न्यूरो साइंस की मेमोरी की वो हमें बहुत ईज़िली प्रोवाइड करा देती है, इंक्लूडिंग जैसे कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर में हिप्पोकैम्पस कैसे एन्कोडिंग एंड रिट्राइवल करता है, जो कि हमने इससे पहले एपिसोडिक एन्कोडिंग में स्टडी पढ़ा था। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कैसे समझ में आया या नहीं आया, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।